हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका इंडियन बिजनेस टीवी पर। मैं हूं प्रिया जोशी और मेरे साथ जुड़े हैं अनुज गुप्ता जी और जितेंद्र सेठी सर। तो दोनों का स्वागत है। गुड नमस्कार मॉर्निंग जी, मैम। प्रिया जी और अनुज जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। तो बाजार आज फिर से ऊपर देख रहे हैं। मार्केट देख लेते हैं। सेंसेक्स 285 पॉइंट्स ऊपर है एट 82,076 और निफ्टी 78 पॉइंट्स ऊपर है 25,156 पर। एक्टिव स्टॉक्स एट दिस आवर 11 बजे हैं। ट्रेंट, HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस एंड जियो फाइनेंशियल। टॉप फाइव गेनर्स: जियो फाइनेंशियल, इटर्नल, भारती एयरटेल, ICICI बैंक एंड बजाज फाइनेंस। Top five losers: Trent, Axis Bank, Interglobe Aviation, Shriram Finance and Infosys। अब तो अनुज जी क्या कहेंगे? बाजार के बारे में आज ऊपर नजर आ रहा है और कई दिन नीचे रहने के बाद अब थोड़ा सा ग्रीन में हम देख रहे हैं फिर भी मार्केट को। सो योर व्यूज। प्रिया जी गुड मॉर्निंग। देखिए मार्केट अब एक रिकवरी मोड में है। और जी। जो मार्केट अब है ये करीबन 24 जुलाई को इस रेट पे था, तो हम कहें कि करीबन 3 महीने के उच्चतम स्तर पे अब मार्केट आता हुआ दिखाई दिया है। कहीं हम्म। ना कहीं आप देखिए कि ऑप्टिमिज्म आरबीआई की तरफ से भी आता हुआ दिखाई दिया। जो लास्ट टाइम मॉनेटरी मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने काफी रोबस्ट स्टेटमेंट दिया था, जिसकी वजह से मार्केट को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया। साथ हम्म। साथ कंपनी के अगर आप देखें तो रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो गया है। हम्म। ऐसे हम देख रहे हैं सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, बैंक्स के, सरकारी बैंक, PSU बैंक्स के काफी अच्छे रिजल्ट्स हमने यहाँ पर आते हुए देखे हैं। जी। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो ऑटो सेक्टर से भी काफी अच्छा सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया। हम्म। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने काफी हद तक मार्केट को सपोर्ट किया है। सभी बैंक्स के अच्छे रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए और हमने सभी बैंक्स में अच्छी खासी बढ़त बनते हुए देखी है। वहीं हम्म। अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं US गवर्नमेंट शटडाउन होने के बाद अगर आप देखेंगे तो कोई खास परिवर्तन या खास कोई चेंज हमने टैरिफ में नहीं आते हुए देखा। तो वहां हम्म। से भी थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म आता हुआ दिख रहा है। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट को दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेजरली कंट्रीब्यूटर में जो है बैंक निफ्टी ने काफी हद तक मार्केट को सपोर्ट किया है। जी। अनुज जी, डी डॉलराइजेशन की बात करें तो डी डॉलराइजेशन जो है इसका मतलब क्या है? और आज अगर देखें तो काफी कंट्रीज जो है इसकी तरफ जा रहे हैं। सो व्हाट डज इट मीन? सी देखिए डी डॉलरेशन क्या है बेसिकली? डॉलर की डिमांड कम करना। अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमने कुछ साल पहले देखा था कि यूरोप ये चाह रहा था कि उसका यूरो पूरे मार्केट में चलता हुआ नजर आए। फिर हमने देखा चाइनीज युआन भी मार्केट में आने की, ताकि जो भी डीलिंग हो वो युआन में होती हुई दिखाई दे। तो मगर अगर आप देखेंगे तो अब धीरे धीरे कंट्रीज अपनी करेंसी में ही डील करने को तैयार है। जैसे अगर आप बात करेंगे इंडिया रशिया के बीच में, तो यहाँ पर हम देखेंगे रुपीज में हम ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डॉलर डी डॉलरेशन मतलब कि आपने डॉलर की जो एक्चुअल यूसेज है वो वहां पे खत्म कर दिया और अपनी ही बेस करेंसी में हमने हम्म। व्यापार करना स्टार्ट किया। मीन्स पहले हम जो पेमेंट कर रहे थे वो सारी डॉलर में कर रहे थे, जिसकी जी। वजह से लगातार डॉलर की डिमांड बढ़ रही थी। मगर अगर आप अब देखेंगे तो अब जो कंट्रीज आपस में जो भी बायलेटरल ट्रेड्स कर रही हैं वो अपनी ही बेस करेंसी में कर रही हैं, चाहे वो इंडियन रुपी में कर रही हो, चाहे वो रशियन में कर रही हो। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो एक बेस करेंसी की डिमांड है वो यहाँ पर इंक्रीज होती हुई दिखाई दी है। हम्म। हालांकि डॉलर की डिमांड यहाँ पे कम होती हुई दिखाई दी। इसकी वजह से हमने देखा कि डॉलर के भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। तो बेसिकली डी डॉलरेशन क्या है कि डॉलर की डिमांड कम करके जो आपकी बेस करेंसी है उस करेंसी में व्यापार करना। जी। अनुज जी, दो तीन चीजें यहाँ और हुई हैं, एक चाइना के साथ में और यूरोप के साथ में, और दूसरा एक और कंट्री के साथ, रशिया के साथ में। जी रशिया पहले अपने को सप्लाई दे रहा था, तो उसको रुपया में रुपया मिल रहा था, रुपया लेने के नहीं ले रहा था, रुपया उसके काम का नहीं था। तो ऑब्जेक्शन ले रहा था। अभी उसने वेलकम किया दो तीन दिन पहले कि रुपया मेरे को जितना चाहिए दीजिए आप। और यूरोप में USA की एक दो डील जो है मोदी जी ने ट्रांसफर की है यूरोप में, ताकि उससे डॉलर पे इफेक्ट पड़ेगा। और तीसरा, दूसरे कंट्रीज में चाइना चाइना ने भी आगे बोला है कि हम इंडिया से हमारा इंपोर्ट काफी है, लेकिन अभी हम उससे उसके यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। कल की ये न्यूज़ है। ये तीनों चीजें दर्शाती हैं कि डी डॉलराइजेशन वाली बात में दम है और देश अगर कुछ होके रहेगा। और इसके लिए अभी अपना ट्रम्प ने भी जो बताया है कि इसको रोकना चाहिए। ब्रिक कंट्रीज जो हैं, जो इसके अगेंस्ट हैं, डॉलर के अगेंस्ट है, वो भी स्टेप ले रहे हैं। तो मेरे जी। हिसाब से नक्सल में ये था। इस पे आप जरा सा विस्तार से बताइए। देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि रशिया भी अब इंडियन रुपी में एग्री हो गया है।
चाइना की अगर आप देखें कि अब यहाँ पर डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट होनी चालू हो गई हैं, तो डायरेक्ट फ्लाइट अगर स्टार्ट होगी तो कहीं ना कहीं आप देखिए चाइना के अंदर भी जो रुपया है वो यहाँ पर यूज होने लगा है। तो डायरेक्टली अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो बेस करेंसी है उनका यहाँ पे यूसेज होना स्टार्ट किया। तो मुझे लगता है कि इससे काफी हद तक जो डी डॉलरेशन है उसको सपोर्ट मिल रहा है। तभी हम देख रहे हैं कि बाकी जो करेंसीज हैं वो धीरे धीरे स्ट्रेंथ लेती हुई दिख रही हैं, डॉलर में गिरावट आती हुई दिख रही है। तो अगर आप देखेंगे कि चाहे वो रशिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे आपका यूरोप हो, सभी ने काफी हद तक मार्केट को यहाँ पर डी डॉलरेशन किया है और डॉलर की डिमांड यहाँ पे कम होती हुई दिखाई दी है। तो जो भी अब कंट्रीज है, देखिए खाली इंडिया चाइना या रशिया की बात नहीं है, बट उसके अलावा भी अगर आप बाकी कंट्रीज की बात करेंगे तो वो भी यहाँ पर अब धीरे धीरे डी डॉलरेशन की तरफ आती हुई देख रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी बेस करेंसी को स्ट्रेंथ लाने के लिए वो कहीं ना कहीं अपनी बेस करेंसी को यूज कर रहे हैं। तो खाली इंडिया ही नहीं, बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं सभी, चाहे वो ब्रिक नेशंस की हों, सभी यहाँ पर कहीं ना कहीं अब अपनी बेस करेंसी को इस्तेमाल में लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कंट्री को ऐसा लग रहा है कि हम एक्सपोर्ट भी करें, काम भी बढ़ाएं और धमकियां भी खाएं रोज की। तो इससे अच्छा है दूसरा डॉलर, दूसरी करेंसी ढूंढ लो। यस, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये एक रिटेलिएट वाली बात है, कि आप जो है टैरिफ लगाते जा रहे हो और उसके बावजूद आपकी जो धमकी है वो कंटिन्यू है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं जो कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को जरूर सहमत कर रही हैं कि भाई अगर ऐसे टैरिफ लगते रहेंगे तो कोई लॉजिक नहीं है, उनकी करेंसी वीक होती रहेगी। तो ऐसे में उन्होंने यही स्टेप उठाया है कि जितना भी उनको नुकसान होता है एक्सपोर्ट टैरिफ लगने की वजह से, वो कहीं ना कहीं अपनी बेस करेंसी को स्ट्रेंथ लाकर वो भरपाई पूरी कर सकती हैं। तो इसलिए अब उनकी जो भी बायलेटरल ट्रेड्स हैं वो सब अब बेस करेंसी में होते हुए दिख रहे हैं और जिसकी वजह से डॉलर की डिमांड जो है वो कम होती हुई दिख रही है। जैसे कि मैंने घर में पार्टी में किसी को बुलाना है गेस्ट को, तो मैं उनको बोलूँ तुम्हारा ड्रेस कोड ये है, तो ड्रेस कोड में तो मैंने रेस्ट्रिक्शन डाल दी उसके लिए कि वो ड्रेस नहीं है तो नहीं आ सकता है। यस, तो ऐसे ही कुछ करेंसी का है। और बताइए। देखिए बिल्कुल बाकी अगर आप देखेंगे तो मोजाम्बिक एक कंट्री है, मुझे ध्यान है उन्होंने अभी गोल्ड सिल्वर बेस करेंसी लॉन्च करी है। तो वो अब पहले डॉलर में यूज कर रहे थे, बट अब उन्होंने ये देखा कि भाई गोल्ड सिल्वर की डिमांड बढ़ रही है और गोल्ड सिल्वर जो है वो कहीं ना कहीं पूरे विश्व में चलते हैं डॉलर की तरह। तो डॉलर को यूज ना करके वो अब गोल्ड सिल्वर बैक्ड जो है करेंसी यूज कर रहे हैं, क्योंकि गोल्ड सिल्वर हर कंट्री के पास है। तो वो चाह रहे हैं कि हम डॉलर को यूज ना करें, हम उसके उससे बेहतर है कि आप गोल्ड बेस्ड करेंसी को लॉन्च करें, जिससे कि जो कि पूरे वर्ल्ड में चलती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे डी डॉलरेशन का मामला सामने आता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से भी आप देखिए कि जो ट्रम्प साहब है वो थोड़े से बौखलाए हुए हैं। और टेक्सास ने भी चालू किया है इसका। उसके पास इतना सिल्वर और गोल्ड है कि वो करेंसी पूरी दे सकता है, उसका आदमी गोल्ड लेके बाजार में जा सकता है सामान उठाने के लिए। यस, उसके बाद ये पॉकेट की करेंसी नहीं है जो दूसरे देशों के पास है कि खाली नोट छाप दिए और पीछे पैसा है नहीं। देखिए आप एक चीज और देखिए, डी डॉलरेशन की वजह से बिटकॉइंस के अंदर भी काफी अच्छा मोमेंटम है। अगर आप देखेंगे तो क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन जो है वो अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड करी, करीबन 1,25,000 डॉलर के आसपास। पिछले हफ्ते करीबन 10% की वहां पे तेजी आई है। तो जो करेंसी है डॉलर, उससे लोग अब हटके धीरे धीरे बिटकॉइन में आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उसको इजीली आप कहीं पर भी P2P ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं डॉलर की डीवैल्यूएशन की वजह से आपकी जो अदर असेट क्लास है, चाहे वो बेस करेंसी हो, चाहे वो गोल्ड सिल्वर हो, चाहे वो बिटकॉइन हो, सभी के अंदर अच्छी खासी डिमांड आती हुई देख रहे हैं, क्योंकि लोग अब बाकी चीजों को एज ए करेंसी यूज करते हुए दिख रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि इसकी वजह से आपको बिटकॉइन में भी मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया है, आपको बाकी अदर करेंसी के अंदर भी मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया है। जापानीज युआन में पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दी है, चाइनीज युआन के अंदर भी मोमेंटम देखने को मिला। तो अगर आप देखिए जितनी भी अदर करेंसीज हैं जो स्ट्रॉन्ग करेंसी है, सभी के अंदर एक पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दी है। बिटकॉइन क्या है, एक तरह की क्रेडिबिलिटी है जो आप देते हैं एक चीज को। अभी हीरा हीरा क्यों है, क्योंकि ब्योरी बोलता है हीरा है। आम आदमी को तो मालूम नहीं हीरा है क्या है। यस, जैसे बिटकॉइन की आपने बात की, क्योंकि उसको एक्सेप्टेबिलिटी जितनी बढ़ेगी उसके हिसाब से उसकी क्रेडिबिलिटी होगी। यस, क्योंकि उसका मार्का नहीं है तो कोई पहचानेगा नहीं उसको, लेगा नहीं। तो देखिए अभी बिल्कुल। यही जो नई करेंसी आएगी उसको कैसे करना है उसके ऊपर तैयारी सबकी चल पड़ी है। खुले मुंह कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर सब कर रहे हैं कुछ। देखिए आप देखिए अभी यूएस ने भी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर अपने जो कानून है वो यहाँ पर उन्होंने चालू करे हैं, उन्होंने उसको अनाउंस किया है। उसके बाद आप देखिए कि टेस्ला भी एक्सेप्ट कर रहा है क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन फॉर देयर कार। तो जो भी अपनी कार बेचेंगे वो आप बिटकॉइन के थ्रू ले सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो बिटकॉइन को यूज कर रही हैं। अगर आप देखिए कि दुबई में काफी
करेंसी, क्रिप्टो करेंसी यूज होने लगी है। यूरोप में, यूएस में, चाइना में, जापान में, रशिया में, काफी जगह हम देख रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी यूज होता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं स्लो एंड स्टडी वे में हम देख रहे हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसका यूसेज धीरे धीरे इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। और जिस तरीके से इसके अंदर वॉलेटिलिटी है, तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है वो भी यहाँ पर आती हुई दिख रही है। तो हम देख रहे हैं कि अदर करेंसी के मुकाबले, अगर हम बात करें डॉलर के मुकाबले, बाकी सभी के अंदर एक तेजी का ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है। मीन जो उनकी डिमांड है वो बेसिकली इंक्रीज हो रही है। तेजी कैसे आती है? डिमांड से आती है। हम देख रहे हैं कि चाहे आप युआन की बात करें, चाहे आप रुपी की बात करें, चाहे आप रिंगट की बात करें, चाहे आप येन की बात करें, या क्रिप्टो करेंसी की बात करें, सभी के अंदर हमने एक अच्छी खासी रिकवरी लौटती हुई देखी है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो जापान अब दोबारा से इंटरेस्ट रेट कट करने की बात कर रहा है, तो वहां पर कहीं ना कहीं आपकी जो करेंसी है वो स्ट्रेंथ लेती हुई दिखाई देगी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब जो डी डॉलरेशन की वजह से डॉलर की डिमांड है वो यहाँ पर फीकी पड़ती हुई दिख रही है। वो हम देख भी रहे हैं कि अब जो डॉलर है वो 96 के आसपास आ गया है। तो कंटिन्यूअसली वो करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। करेक्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि डिमांड जो है वो उतनी स्पीड से नहीं इंक्रीज हो रही है। अब जो बाकी देशों के साथ बायलेटरल ट्रेड चालू हुए, चाहे वो इंडिया के जो है चाइना के साथ हो, या रशिया के साथ हो, ताइवान के साथ हो, हांगकांग के साथ हो, सभी ने बायलेटरल ट्रेड्स किए। और उन बायलेटरल ट्रेड्स में ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब वो बेस करेंसी एक्सेप्ट करेंगे अदर देन डॉलर। तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है एक पर्टिकुलर इकोनॉमी के लिए, कि अगर आप किसी कंट्री से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उसी की बेस करेंसी में आपको पेमेंट्स मिलेंगी। तो वो जो है एक इकोनॉमी को स्ट्रेंथ करने का भी है, और जो एक मोनोपोली थी डॉलर की वो यहाँ पर जाती हुई दिख रही है। इन देखिए दो चीजें हो गई हैं। एक तो ये टैरिफ लेके आए, टैरिफ की इंपॉर्टेंस दिखाई इन्होंने कि हम आपको आपको माल रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उसको प्रतिबंधित कर सकते हैं जितना हमें यस। चाहिए। तो उससे उसके माने इनडायरेक्टली करेंसी पर का कंट्रोल आ गया, क्योंकि वो जो उसका माल आएगा तो उसके हिसाब से उसको करेंसी मिलेगी। करेंसी उसकी स्ट्रांग होगी तो उसको फायदा होगा। तो करेंसी और टैरिफ को रिलेटेड चीजें हैं। बिटकॉइन में दो चीजें हैं जिससे अमेरिका चाहता है कि बिटकॉइन आए। पहली बात तो ये है कि वो सब करेंसियों के सामने एक पैरेलल करेंसी खड़ी करना चाहता है। यस। एक उसका आइडिया ये है कि पैरेलल करेंसी शुरू हो जाएगी तो दूसरा कोई कंट्री हिम्मत नहीं करेगा कि मैं तीसरा कहाँ से आऊँ। अभी तो एक ही मारामारी थी डॉलर की, अभी बिटकॉइन की साथ में हो जाएगी। और तीसरा उनको ये है कि बिटकॉइन की जो पर्सनल बिजनेस करते हैं ट्रम्प और इनके जो प्राइवेट वाले बहुत लोग हैं, वो बिटकॉइन के धंधे करने वाले हैं, उसमें इनको कमाई होगी। तो ये तो चाहते हैं, ये कोई सोशल बात नहीं की उन्होंने, मोरल वैल्यूज की या उसकी एक्सचेंज वैल्यू क्या है, उसकी यूटिलिटीज क्या है, और ऐसा बिटकॉइन का फायदा किसको होगा, एट लार्ज उन्होंने बात नहीं की उस पर। उनको फायदा हो यस। रहा है, ठीक है। डॉलर के खिलाफ एक लोगों की करेंसी को मारने के लिए एक और करेंसी आ रही है, वो पर ठीक है। तो स्वार्थ के हिसाब से चल रहा है तो ज्यादा चलेगा नहीं। देखिए अगर तो आप कोई ये बात देखेंगे तो कुछ साल पहले इन्होंने गोल्ड के साथ भी ऐसा ही किया था। गोल्ड इन्होंने अपने रिजर्व में बहुत सारा, ऑलमोस्ट 10,000 टन के आसपास गोल्ड अपने पोर्टफोलियो में रख लिया था, जिससे कि उन्होंने काफी हद तक उससे ज्यादा तो अपनी हमारे गाँव में स्ट्रेंथ को पड़ा है। शो किया था। तो मुझे उससे लगता है ज्यादा कि तो आप हमारे कहीं, गाँव में पड़ा है, जी इंडिया के। जी देखिए बिल्कुल 25,000 टन से लेकर 28,000 टन के आसपास तो गोल्ड इंडिया में पड़ा हुआ है अनऑफिशियली। बट ऑफिशियली जो फिगर है वो करीबन 800 टन के आसपास है आरबीआई के पास में। वही ऑफिशियल फिगर जो करीबन अरे 800 टन तो नौ ये हजार दस दो टन साल के पहले आसपास है। मंगाया है। 800 टन की फिगर तो ऑफिशियल आ गई है। जी। 2 साल पहले 800 टन एक 2 साल पहले मंगाया है। यस। जो जब से ड्यूटी लगाई तो मालूम चला ना कितना आ रहा है। यस। तो तब कह रहे थे कि फॉरेन एक्सचेंज सारे इसके लिए यूज कर रहे हैं क्या। तो सोने में तो लोग बिके हुए हैं एकदम, इंडिया वाले तो बहुत चाहते हैं उसको। तो हमने सही कहा, सोने का जो है ये। और अभी रुक नहीं रहा है, कहाँ जाएगा इधर। देखिए वही, ये जो डी डॉलरेशन का इम्पैक्ट है वो गोल्ड पे ही आता हुआ दिख रहा है। यूएस की जो इकोनॉमिक शटडाउन हो रही है उससे काफी हद तक मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि गोल्ड कंटिन्यूस, हमें लगता है कि जल्दी ही 4,000 से लेकर $4,200 और 1,25,000 से 1,30,000 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अभी भी तेजी इसमें बाकी है, क्योंकि जब तक ये डी डॉलरेशन का इम्पैक्ट रहेगा, बॉन्ड यील्ड में गिरावट रहेगी, डॉलर में गिरावट रहेगी, गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। कहीं ना कहीं आप देखिए कि सेंट्रल बैंक्स भी गोल्ड सिल्वर को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा रहे हैं गोल्ड से, तो वो भी यहाँ पे सपोर्टिव फैक्टर है। तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं बेस करेंसी भी यहाँ पे इंक्रीज होती हुई दिख रही है, प्लस गोल्ड सिल्वर के अंदर भी पॉजिटिव मोमेंटम है, और ये सब डी डॉलरेशन की वजह से ही होता हुआ दिख और एक चीज है डेट और टैरिफ, ये इसको इंटरेस्ट रेट, तीन चीजें अमेरिका को नहीं बचा पाएंगी।
हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जो इंडिया के इंटरेस्ट रेट अगर आप कट कर रहे हैं, खाली जबरदस्ती में आके इंटरेस्ट रेट कट कर रहे हैं, तो वो सही नहीं है। क्योंकि आपकी इकोनॉमी में अगर आप देखेंगे तो यूएस में जो लेबर मार्केट है वो उतनी भी सक्सेसफुल नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट उनका कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है। इन्फ्लेशन का वो 2 का टारगेट कर रहे थे, बट अभी भी वो 3% के ऊपर सस्टेन है। तो वहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो सस्टेन नहीं हो पा रहा है, इन्फ्लेशन कंटिन्यूअस बढ़ रहा है। इकोनॉमी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट शट डाउन हो चुकी है। वहाँ की जो जीडीपी है, वहां पे अगर आप देखेंगे तो जो डेट्स है वो ऑलमोस्ट 90% ऑफ जीडीपी हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमी में कोई भी ऐसी बात नहीं दिख रही है जो कि यहाँ पर सस्टेन करती हुई दिखाई दे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसकी वजह से गोल्ड की जो डिमांड है वो यहाँ पर बढ़ रही है। और एक सेफ हेवन एसेट के तौर पे हम देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर के भावों में तेजी आती हुई देख रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो लॉस हुआ है टैरिफ लगने का वो यूएस को ही हुआ है। हमने देखा है कि टैरिफ लगने के बाद यूएस की लेबर मार्केट, यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कंटिन्यूअसली फॉलो होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं हम देख रहे हैं कि यूएस का जो कहीं ना कहीं आप देखिए इन्फ्लेशन है वो यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखिए कि यूएस के जो रिलेशंस हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लेके, वो सभी देशों से खराब होते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से उसको अब महंगा सामान अपने देश में लैंड होता हुआ दिखाई देगा। तो उससे अगेन उसके इन्फ्लेशन पर इम्पैक्ट पड़ेगा और इन्फ्लेशन उसका अनकंट्रोल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो भी उसके लिए बहुत डेट होगा। हालांकि उन्हें बहुत मिलियन बिलियन ऑफ डॉलर्स इकट्ठे करे हैं टैरिफ लगा के, बट उसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन पूरा खत्म होता हुआ दिख रहा है। तो इन्फ्लेशन जो है यहाँ पर यूएस में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए सर, अमेरिका तो इन्वेस्टमेंट में नंबर वन है। उसको सब मालूम है कहाँ इन्वेस्ट करना है। अभी उसको 60% रिटर्न सिल्वर में मिलेगा एक साल में, तो 10% के पीछे कहाँ जाएगा वो? तो उससे नहीं जाएगा देखिए वो। बिल्कुल। यस। तो ये काफी बड़ा चेंज हुआ है। और टैरिफ तो जैसे गला दबा के किसी से टोल मांगने वाली बात है। आपने गवर्नमेंट बिल्कुल इतने ठीक आगे से कहा। काम कर रही है जी। कि गले दबा के टोल दो हमें, भिखारी वाले हिसाब बना लिया है। तो उससे क्या, बिजनेस करने में भी सब लोग डर रहे हैं उनसे कि नई बात तो उभर के आ रही है। सब मीटिंग्स में अलग अलग मीटिंग करते हैं जहाँ अमेरिका इन्वॉल्व नहीं है, तो सब में यही उभर के बात आ रही है, इससे पीछा कैसे छुड़ाएं। देखिए इवन अगर आप देखेंगे तो जो गाजा के साथ इन्होंने संधि कर रहे हैं, ये गाजा में जो शांति वार्ता कर रहे हैं, वहां भी कन्फ्लिक्ट आता हुआ दिख रहा है। क्योंकि उनको ये लग रहा है कि कहीं यहाँ पर कोई अमेरिका, ट्रम्प साहब कोई पॉलिटिक्स तो नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि जो गाजा में वो शांति वार्ता कर रहे हैं उसको भी लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं वहां पर। तो ये शो करता है कि भाई आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो कितनी यहाँ पर लूज होती हुई दिखाई दे रही है। इवन आपके ही इन हाउस में जो एफओएमसी मेंबर्स हैं वो भी आपकी बात को नहीं सुन रहे, आपकी बात को क्रेडिट नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी आपकी जो है इन हाउस तो खराब है ही, प्लस आउट हाउस में भी आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो खराब होती हुई दिख रही है। आपकी जो बाहर देश है वो सभी में आपकी क्रेडिबिलिटी खराब होती हुई दिख रही है। तो ये जो क्वेश्चन है वो ट्रम्प साहब की क्रेडिबिलिटी का है कि वो जो बोलते हैं उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी खुद ही यहाँ पर वाइप आउट कर ली है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो जो भी वो टैरिफ लगा रहे हैं या जो भी वो डिस्कशन कर रहे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती हुई दिख रही है। इवन उनकी सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला है कि भाई जो ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगाए हैं सब इलीगल हैं। तो जिसकी जो सुनवाई है वो 14 अक्टूबर को होगी। तो मुझे लगता है कि 14 अक्टूबर तक कोई खास चेंज होने वाला नहीं, और हो सकता है कि 14 अक्टूबर के बाद कोई ना कोई रिलैक्सेशन आपको टैरिफ में देखने को मिले। और ये कितनी शर्म की बात है कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ में एक बड़ा प्रोजेक्ट लगाने के लिए उनकी इंडिविजुअल इंडिविजुअल कंपनी प्रोजेक्ट लगाएगी पाकिस्तान के साथ, उसके लिए बुलाया उनको पाकिस्तानियों को। तो ये सब देखने में मालूम चलता है कितनी हंसी की बात है कि उनको पूरे वर्ल्ड में कोई पार्टनर नहीं मिला पाकिस्तान के अलावा। ये सब चीजें जिन देखिए पे अब, गौर कर रहे हैं लोग। देखिए बिल्कुल वो पाकिस्तान के साथ इसलिए संधि करना चाह रहे हैं क्योंकि बराबर में चाइना है और यहाँ पर इंडिया है। तो राइट, वो पाकिस्तान में देखिए ऑलरेडी कुछ है नहीं पाकिस्तान में, उनको वो किराए की इसलिए वहाँ जगह पे चाहिए, किराए की यस। जगह चाहिए जहाँ में टैंक लगा सके वो। यस। सीधी सी बात ये है। यस। तो अभी दुनिया क्या है, बहुत एआई आ गया, सब चीजें भी समझ जाती है जल्दी। यस। वो बोलते हैं उससे पहले उसका एक्सप्लेनेशन दूसरे लोग कर देते हैं कि इनके मन में क्या है। यस। तो अभी स्टॉक मार्केट को क्या अपना इम्पैक्ट पड़ेगा? अभी तक तो कुछ खास पड़ा नहीं है। जैसे देखिए आपने स्टॉक बताया कि तीन मार्केट छह पे, महीने में बहुत बढ़िया चला बाजार। देखिए स्टॉक मार्केट पे धीरे धीरे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। जीएसटी रिफॉर्म्स आए हैं, उसका काफी इम्पैक्ट है। और जो ये चाइना, रशिया, जापान, ताइवान के साथ जो संधि हुई है ये यहाँ पे काफी पॉजिटिव हुई है। अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर को लेकर ताइवान के साथ जो कोलैबोरेशंस हुए हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम थोड़े से लगाड़ थे
सेमीकंडक्टर्स को लेके, चिप्स को लेके, इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके, तो यहाँ पर वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है ताइवान के साथ चालू हुआ था, वो भी इंडिया को एक सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। वहीं अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो अगर आप देखेंगे तो टेक्नोलॉजी का जो कॉपरेशन है वो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। अभी टाटा ग्रुप ने भी ताइवानीज के साथ एक सेमीकंडक्टर को लेकर कोलैबोरेशन किया है, जिसमें उसका प्लांट वो गुजरात में लगा रहे हैं, जिसमें वो करीबन एआई, 5G और ग्रीन एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। जापान ऑलरेडी बॉम्बे में एक जो कॉरिडोर बन रहा है उसमें पार्टनरशिप कर चुका है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए काफी हद तक बाकी कंट्रीज के साथ हमारा जो कोलैबोरेशन है वो यहाँ पर कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। तो देखिए कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म में आपको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जो कि कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल बैलेंस भी शो करता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को भी सपोर्ट करता है, और जो आपका सिक्योरिटी है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, वो भी यहाँ पर लेकर आता है। क्योंकि आपकी जितनी ज्यादा कंट्री से दोस्ती होगी उतना ही आपका वार का जो खतरा है वो वहां पर कम होता हुआ दिखाई देगा। आप उनके साथ बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स कर सकते हैं, आप उनके साथ जो भी आपका एक्सपोर्ट यूएस से रुक रहा है, इंपोर्ट जो आप वहां पे कर, जो आप वहां पर एक्सपोर्ट करते हैं वो आपका रुक रहा है, वो वहां पर आप दे सकते हैं। अब फार्मा का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अब आप एग्रीकल्चर गुड्स की डिमांड जो है वो चाइना में भेज सकते हैं, रशिया में भेज सकते हैं, ताइवान, हांगकांग में भेज सकते हैं, जापान में भेज सकते हैं। तो ये काफी हद तक जो चीजें हैं वो यहाँ पर काफी पॉजिटिव जो है शो करते हैं। और ये कहीं ना कहीं शो करता है एक आपकी क्रेडिबिलिटी को लेकर कि भाई इंडिया की क्रेडिबिलिटी चाइना की नजर में कैसी है, जापान की नजर में कैसी है, ताइवान की नजर में कैसी है, या रशिया की नजर में कैसी है। तो ये एक स्ट्रेटेजिक डिस्कशंस होते हैं जहां पर हम देखते हैं कि एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जो चीजें हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज और है, ये जो कोलैबोरेशंस होते हैं इनसे काफी हद तक बहुत सारी चीजों में आपको सुधार देखने को मिलता है। एक तो आपकी जो R&D कोलैबोरेशंस है, क्योंकि जब भी हम किसी पार्टनरशिप पे करते हैं तो वो अपनी नई नई जो रिसर्च है वो लेकर आते हैं, तो उससे काफी हद तक जो एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पार्ट है वो आपके कंट्री में इनबिल्ट होता है, जो कि एक तो स्किल डेवलपमेंट में काफी यूज होता है। क्योंकि जितना ज्यादा यहाँ पर आपके यहाँ पर R&D होगा उतनी ही आपको मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी, और वहां पर जो स्किल डेवलपमेंट है वो यहाँ पर काफी हद तक काम करता हुआ नजर आएगा। देन उसके बाद जब स्किल डेवलपमेंट होगा तो अगेन जो इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज है वो वहां पर ओपन होते हुए दिखाई देंगे। तो उससे काफी हद तक इकोनॉमी में जो मनी रोटेशन है वो यहाँ पे चलता हुआ दिखता है। तो मुझे लगता है कि ये जो कोलैबोरेशंस हो रहे हैं इंडिया के, चाइना के, ताइवान के और जापान के आपस में, इससे काफी हद तक हम देख रहे हैं कि सभी इकोनॉमीज को बेनिफिट होता हुआ दिखाई देगा। और कहीं ना कहीं जो ट्रम्प टैरिफ लगा रहे हैं वो वहां पर नेगेटिव होगा, उससे कोई फायदा, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं आप अगर आप आज के टाइम में भी देखेंगे तो जापानीज स्टॉक मार्केट, चाइना का स्टॉक मार्केट, ताइवान का स्टॉक मार्केट, सभी एक हाई लेवल पे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, और इंडिया भी यहाँ से रिकवर करता हुआ दिख रहा है। तो मुझे दो तीन चीजें लगी जो ध्यान गया मेरा इन पे, कि एक तो इन लोगों के पास पैसा नहीं था, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर वगैरह जो प्रोजेक्ट लगते हैं ये बड़े साइज के लगते हैं, और हमारा पैटर्न था छोटे छोटे उद्योगों को सहायता देना, वो करना। तो बड़ा प्रोजेक्ट लगाने का वो सोचा नहीं था। तो वो एक काम शुरू हुआ जब भी टाटा मोटर ने जाके यूरोप में कंपनी खरीदी, हेवल्स यस। ने यूरोप की कंपनी खरीदी। जब बाहर की कंपनियां इंडियन खरीदना शुरू हुए, तब जाके सरकार को होश आई कि अरे यस। ये तो चला सकते हैं दुनिया की कोई भी कंपनी। तो उन्होंने फिर बैंकों को बोला इनको फाइनेंस दो। जहाँ बैंक पहले स्टील की कंपनी को 4 करोड़ फाइनेंस देता था, उसने 40,000 करोड़ का फाइनेंस दिया। जी। तो ये जब साइज बड़ा बैंकों में खुल के आया सामने, उससे विजन भी आई इनको और ये काम शुरू हुआ। और दूसरा क्या था, पहले पॉलिटिक्स और बिजनेस अलग अलग थे, लेकिन अभी अलग नहीं है। अभी जो पॉलिटिशियन है वो सोचते हैं, अगर विजन नहीं होगा तो मेरा कोई भविष्य नहीं है। देखिए तो बिल्कुल आपने मेरा जो ठीक कहा। आपने ठीक कहा कि अगर आप एक, मैं आपको एग्जांपल की बात बताऊं, जापान ने करीबन इंडिया के साथ एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कोलैबोरेशन किया है, जिसमें करीबन $68 बिलियन वो 2035 तक इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है इसमें जो सेमीकंडक्टर्स हैं, एआई या ग्रीन एनर्जी के ऊपर वो वहां पे वर्क करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर इंडिया में आता हुआ दिख रहा है। और कहीं ना कहीं जो इंडियन का जो आपका स्किल डेवलपमेंट है या इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो कि कहीं ना कहीं FIIs को यहाँ पर जो है अट्रैक्ट कर रहा है। दूसरी बात क्या है, हमारी भूख कम है। हम ज्यादा किसी को खाने की नहीं सोचते। दूसरे कंट्री Yes. में जाएंगे तो पूरा कंट्री खा जाता है उनको। अभी अमेरिका में कोई कंपनी आती है तो वो बोलता है, जापान या ताइवान की कोई कंपनी है तो अमेरिका उसको खाने की सोचता है। यस। इंडिया में ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रिसोर्सेज बहुत है इंडिया के अंदर। इंडिया में आप देखिए कि जो स्किल है वो बहुत हाई है एज कम्पेयर अदर कंट्रीज के।
रिसोर्सेज की यहाँ पे कोई कमी नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे हैं यहाँ पर, ग्रीन एनर्जी यहाँ पर बहुत है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे काफी हद तक इंक्रीज होती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं, और यहाँ पर आपकी जो लेबर कॉस्ट है वो एज कम्पेयर बाकी कंट्रीज से काफी लो है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो बाहर की कंट्रीज हैं, वहाँ की जो कंपनीज हैं, वो यहाँ पर धीरे धीरे इंडिया में आती हुई दिख रही है। अगर आप देखेंगे तो एग्जाम्पल है कि एप्पल ने अपने यहाँ पे स्टोर खोले हैं, टेस्ला ने अपने यहाँ पर स्टोर खोल दिए हैं। तो उनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर उनका मार्केट बहुत बड़ा है, जहां पर उनकी जो प्रोडक्ट है वो इजीली सेल आउट हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं जो लेबर कॉस्ट है वो सस्ती रहेगी। सबसे बड़ी बात, हमारे पास विजन नहीं थी, कोई सपना नहीं था कोई बड़ा बड़े साइज में देखने का। अभी जब ये लालू प्रसाद पहली बार रेलवे मिनिस्टर आए थे, लोगों को लगा कि क्या होगा रेलवे में, क्या सुधार करेंगे, इस चारे के अलावा क्या कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने प्रोफेशनल ला के और रेल को पटरी पे ला दिया। यस। तो अभी क्या है, अभी ब्यूरोक्रेट्स को हायर करते हैं, प्रोफेशनल्स को हायर करती है गवर्नमेंट। काम तो वही कर रहे हैं, पॉलिटिशियन थोड़ा कर रहे हैं। यस। तो वो चीज समझ में आई है। बैंकों में देखिए, सब जगह देख लीजिए आप, जो पब्लिक सेक्टर के बैंक है अभी वो फॉरेन कोलोबरेशन कर रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर से आगे निकल गए। तो उसमें ये फायदा ही है सबका। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि देखिए कोलैबोरेशन से फायदा तो होता है, बायलेटरल ट्रेड से भी बेनिफिट होता है, इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, लेबर स्किल होती है, फिर इकोनॉमी ग्रो करती है, आपके जो एमएसएमईज है उनको सपोर्ट मिलता है। यहाँ पर आप देखिए कि साथ साथ एमएसएमई को भी सरकार ने काफी हद तक सपोर्ट किया है कि आप इजीली जो है अपने जो ट्रेड्स हैं वो फॉरेन ट्रेड्स कर सकते हैं। तो वो भी यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड करी है, फंडिंग उनको प्रोवाइड करी है। तो अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार भी ये चाह रही है कि जो एमएसएमई सेक्टर है, या फिर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेक्टर है, या फिर जो फाइनेंशियल सेक्टर है, वो कहीं ना कहीं जो है आगे ग्रो करता हुआ दिखाई दे, जिससे स्किल डेवलपमेंट पे फोकस हो। अरे दूसरा दूसरा फायदा क्या है, अभी वो यदि सर ज्यादा पैसा इनको जाना कमाएंगे है, तो इनको। अनुज जी का दूसरा एक शो सेकंड, लास्ट इनको में जाना बोलूंगा। है, तो इनको एक मैं पॉलिटिकल लास्ट सवाल। कंट्रीब्यूशन में भी, पॉलिटिकल डोनेशन भी तो आएगा करोड़ों रुपए। जी यस। ज्यादा कमाएंगे तो ज्यादा देंगे। जी। देखिए तो बिल्कुल अनुज जी, ये एक लास्ट सवाल मैं पॉलिट पूछ लेती हूँ आपसे कि ये जो जी। जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स हम देख रहे हैं, खास करके ब्रिक्स एक्सपेंशन एंड डी डॉलराइजेशन, तो इसका एफआईआईज पे क्या इन्फ्लुएंस होता है? देखिए इसका बिल्कुल इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि इसकी वजह से आप देखिए कि जो इन्वेस्टमेंट है वो एफआईआईज लेके आते हैं। हम देख, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम्म। जो ब्रिक्स के साथ हमारा कोलैबोरेशंस है उसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो बढ़ते हैं, नए हम्म। नए वेंचर्स ओपन होते हैं, और ऐसे में एफआईआईज यही अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि आप कहाँ पर आप पैसा लगाएं जिससे कि आपका पैसा जो है मल्टी फोल्ड होता हुआ दिखाई दे। तो हम हम्म। ऐसे में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो भी हमारी बायलेटरल ट्रेड्स होते हैं, या फिर जो ब्रिक्स के साथ हमारे कोलैबोरेशंस होते हैं, उससे हम्म। एफआईआईज को सपोर्ट मिलता है, और एफआईआईज जो है वो पैसा इकोनॉमी में लेकर आते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं कि जहां पर एफआईआईज ने बहुत हद तक स्टार्टअप्स में पैसा लगाया है, या न्यू हम्म। कोलैबोरेशन में पैसा लगाया है, जहां पर उन्होंने अच्छा पैसा ही बनाया है। तो मुझे लगता है कि जी। ये जो ब्रिक्स के साथ हमारा कोलैबोरेशंस हैं, इससे एफआईआईज को जो है एक अट्रैक्ट करेंगे, और हम्म। भारत में जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। जी। आपको लगता है कि बुल रन आ गया है मार्केट में, कि इट इज जस्ट अ फेज के हम ग्रीन में देख रहे हैं फिर से बाजार को? देखिए बुल रन कहना तो अभी मुश्किल है, क्योंकि देखिए अभी बुल रन नहीं है मार्केट। ये डेफिनेटली है कि बुलिश जोन में है, नेगेटिव जोन में नहीं है, बट बुल रन इज अ डिफरेंट थिंग। मुझे लगता है कि मार्केट अभी फिलहाल फेस वाइज फेस जो है बुल रन में आएगा। अभी हम्म। मार्केट पहले एक साइडवेज जोन में है। अगर हम्म। आप देखेंगे तो पिछले करीबन 5 से 6 महीनों में लगातार मार्केट इसी रेंज में मूव कर रहा है। तो मैं बोलूंगा कि ये एक मार्केट साइडवेज जोन में है, जहां पर आपको हम्म। लोअर लेवल से खरीदारी देखने को मिलती है। तो बुल हम्म। रन में ये तब आएगी जब ये अपने हाईज ब्रेक करना स्टार्ट करेगी। अभी तक इसने अपने हाई ब्रेक करने स्टार्ट नहीं करे, तो हम्म। मैं इसको बोलूंगा कि साइडवेज जोन है, जहां पर आपको लोअर लेवल पे रिकवरी देखने को मिलेगी। जी। अनंत जी, थैंक यू सो मच। अच्छी चर्चा रही आपके साथ। सॉरी आपका थोड़ा ज्यादा समय लिया हमने, बट नो इश्यूज थैंक यू मैम। सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एनी डिस्क्लेमर यू वुड लाइक टू से? देखिए बड़ा अच्छा टॉपिक था जो हमने आज डिस्कस किया, बहुत इंपॉर्टेंट जी। टॉपिक है, और हम देख रहे हैं कि इसकी वजह से काफी लोग इन चीजों पे काफी फोकस कर रहे हैं, और यही देखिए चीजें जो है वो इकोनॉमी को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं। और हम्म। हमने यहाँ पे जो भी डिस्कस किया है उसमें ये नॉलेज और अवेयरनेस के लिए, कोई भी व्यापार करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस करें। थैंक यू सो मच अनुज जी। थैंक यू सेठी सर। थैंक थैंक यू बोथ ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस। नमस्ते। थैंक यू, थैंक यू।